ओके जी, तो ये हमारी आज की तीसरी क्लास है ये इस सेशन की, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे वेक्टर्स को। ये फर्स्ट ईयर की बुक मैं चूंकि फॉलो कर रहा हूँ तो उसका ये चैप्टर नंबर 3 है। वैसे ये एक बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, वेक्टर्स क्या होते हैं और मतलब इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन मैं इन वीडियोस में अभी क्योंकि हम एफएससी कवर कर रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड होकर चलता हूँ। यानी टॉपिक को उतनी डेप्थ में और उतनी डिटेल से अभी अवॉइड कर रहा हूँ, थोड़ा सा बताते हुए। वेक्टर एनालिसिस का जो कोर्स है उसमें हम इसको प्रॉपर लेंथ में देखेंगे। अच्छा, वेक्टर और स्केलर के बारे में अगर हम बात करें तो आप जानते ही हैं कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको हम स्केलर बोलते हैं। यानी जिसमें सिर्फ उसको मैग्नीट्यूड की मदद से हम रिप्रेजेंट कर सकें। लाइक अगर आप बात करें टाइम की, तो टाइम जो है वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम बात करें स्पीड की तो वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह कोई नंबर अगर डिस्कस किया जाए जिसकी जस्ट मैग्नीट्यूड होती है, जैसे नंबर 9 है, ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। इस तरह की और बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती है। एनर्जी है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। वॉल्यूम है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। एरिया है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। जबकि इसके पैरेलल दूसरी जो क्वांटिटी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वेक्टर। यानी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें उसकी डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड हो, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको मुकम्मल तौर पर इलेबोरेट करने के लिए, तो उसको हम वेक्टर कहते हैं। लाइक डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। व्हाई दिस इज एन वेक्टर क्वांटिटी? बिकॉज टू एक्सप्रेस डिस्प्लेसमेंट कंप्लीटली वी नीड बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सिमिलरली जो स्पीड सॉरी वेलोसिटी है, ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह जो मैस है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेट जो है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके अलावा और बहुत सारी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। अ, और भी है। ओके। अच्छा, वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जियोमेट्रिकली वेक्टर को हम इस तरह के एक एरो से मेंशन कर देते हैं और इसको हम यूं लिख देते हैं, दिस इज अ वेक्टर ए। ये इसका इनिशियल पॉइंट है, फॉर एग्जांपल इसको हम पॉइंट ए कहें, और इसका जो यहाँ पर हेड है उसको अगर हम पॉइंट बी कहें तो हम लिख सकते हैं वेक्टर ए इज अ वेक्टर ए बी। यूं भी लिखा जा सकता है। तो जब ये ए बी दो पॉइंट्स की मदद से लिखा जाएगा तो इसका मतलब होगा जो पहले वाला पॉइंट है वो उसका इनिशियल पॉइंट है, और जो आखिरी यानी दूसरा पॉइंट है वो उसका फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल टू फाइनल पॉइंट की फॉर्म में भी इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है, जैसा कि ये हमने किया है। अच्छा, अब इसकी एक लेंथ होती है जिसको हम मैग्नीट्यूड कहेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे? कि यहाँ से इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड। सो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, जिसको जस्ट ए भी लिखा जा सकता है, दिस इज द लेंथ ऑफ वेक्टर ए। ओके। अब इसे फाइंड कैसे करना है इसके बारे में भी हम बात करते हैं। अब इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? इक्वल वेक्टर्स ऐसे हैं जिनकी सेम मैग्नीट्यूड हो और सेम ही डायरेक्शन हो। सेम मैग्नीट्यूड, यानी चूंकि वो वेक्टर एज अ वेक्टर इक्वल हैं तो इसका मतलब उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम होनी चाहिए और उनके साथ उनकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। अब जरा मैं यहाँ पर दो वेक्टर्स लिखता हूँ, बनाता हूँ, आपने उनके बारे में बताना है कि क्या वो दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं या नहीं है। एक मिनट। ये देखिए जी, मैं यहाँ पर दो वेक्टर ड्रा करने वाला हूँ। एक ये वेक्टर है हमारे पास और दूसरा वेक्टर ये है। क्या आप मुझे बताएंगे कि क्या ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं? आप यस और नो जस्ट चैट में आप बता सकते हैं। अगर मैं इस वेक्टर को ए कहूं और इस वेक्टर को बी कहूं तो मेरा ख्याल है कि ये वेक्टर्स इक्वल हैं और ये ठीक है। इक्वल कैसे हैं? अब जरा देखिए, दोनों वेक्टर्स का सेम जगह से शुरू होना जरूरी नहीं है। इनकी जगह मुख्तलिफ भी हो सकती है। मसलन अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ अगर हम कार्टेशियन प्लेन की बात करें तो कार्टेशियन प्लेन में ये दोनों वेक्टर्स मुख्तलिफ जगह पर मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये कार्टेशियन प्लेन भी ड्रा कर देता हूँ।
तो ये अगर कार्टेशियन प्लेन है तो ये इस प्लेन में दो मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हैं। शायद इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है। इस प्लेन में हमने दो वेक्टर्स ले रखे हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो अगर आप इन दोनों वेक्टर्स को देखें तो इनके इनिशियल पॉइंट और इनके टर्मिनल पॉइंट्स डिफरेंट हैं। वेक्टर ए का इनिशियल पॉइंट ये है, वेक्टर बी का इनिशियल पॉइंट ये है। वेक्टर ए का फाइनल पॉइंट ये है और वेक्टर बी का फाइनल पॉइंट यहाँ पर मौजूद है। तो आल्दो उनके इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स डिफरेंट हैं, लेकिन ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं। क्यों? क्योंकि इनकी डायरेक्शन भी सेम है और इनकी मैग्नीट्यूड भी सेम है। सो जस्ट इनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के बारे में हम बात करते हैं। तो ये तो हो गए इक्वल वेक्टर्स। अब अगर हम बात करें नेगेटिव वेक्टर की, तो नेगेटिव वेक्टर हमें मिलता है किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बदल देने से। हुरैन, रिकॉर्डिंग कर लो। ओके, तो ये अगर हम नेगेटिव वेक्टर की बात करें तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक वेक्टर है। इस वेक्टर को हम नाम दे देते हैं वेक्टर ए का। और इसी वेक्टर की अगर हम डायरेक्शन उल्टा दें, जहां मर्जी रखें, जस्ट इसकी डायरेक्शन उल्टा दें, तो ये बन जाएगा पहले वाले का नेगेटिव वेक्टर। ये देखिए, तो अगर ये वेक्टर, पहले वाला वेक्टर हमारे पास वेक्टर ए है, तो दूसरे वाला वेक्टर नेगेटिव ए होगा। यानी नेगेटिव हमें सिर्फ और सिर्फ उसकी डायरेक्शन उल्टा देने से मिलता है, मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर हम बात करें यूनिट वेक्टर की, तो यूनिट वेक्टर जैसा कि आप जानते हैं ये एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड वन होती है। किसी भी डायरेक्शन में आप ले लें, लेकिन ये एक वेक्टर है तो इसकी कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड वन, और फिक्स्ड डायरेक्शन है। तो ये हमारे पास एक यूनिट वेक्टर कहलाता है, यानी जिसकी लेंथ जो है वो वन यूनिट हो तो वो यूनिट वेक्टर होगा। फिर हम बात करते हैं जीरो वेक्टर की। तो जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो हो। अच्छा, अगर मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगी तो उसकी जो डायरेक्शन है वो आर्बिट्रेरी हो जाएगी। कैसे? ये देखिए, मतलब ये जो एक पॉइंट है, ये एक वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो है, मतलब उसकी लेंथ नहीं है। तो जब लेंथ नहीं है तो उसकी मैग्नीट्यूड तो जीरो हो गई। उसकी डायरेक्शन के बारे में हम कंफर्म नहीं कह सकते वो किस डायरेक्शन में है। वो इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, वो इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, वो इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो इसलिए साथ में कह दिया जाता है कि उसकी जो डायरेक्शन है वो आर्बिट्रेरी होती है, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। जस्ट उसकी मैग्नीट्यूड बताई जाती है कि मैग्नीट्यूड जीरो होनी चाहिए। अच्छा, ये अभी तो मैं सिर्फ मतलब वैसे डेफिनेशंस बता रहा हूँ, ये हर डायमेंशन में वैलिड है, 2D, 3D, 4D, 5D एंड सो ऑन। तो अगले सेक्शन में मैं इनको दोबारा से तमाम डेफिनेशंस नहीं बताने वाला। अच्छा, फिर एक और बड़ा अहम कंसेप्ट है पोजीशन वेक्टर्स। समटाइम्स हमें वेक्टर्स इस तरह से चाहिए होते हैं कि वो ओरिजिन से स्टार्ट हों। तो जैसा कि हमने पहले ऊपर देखा कि ये जो दो वेक्टर्स हैं ए और बी, ये दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब अगर आप वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को ना बदलें तो उसकी पोजीशन को चेंज किया जा सकता है। तो अगर हम पोजीशन इस तरह से ले आए, लाइक मैं यहाँ पर एक वेक्टर ड्रा करता हूँ, दिस इज द वेक्टर ए। ओके, और मैं साथ में कार्टेशियन प्लेन में इसको ड्रा कर देता हूँ, ये रहा कार्टेशियन प्लेन। तो ये जो वेक्टर है अभी, ये वाला वेक्टर, इस वेक्टर को मैं यहाँ एडजस्ट करता हूँ। ओके, तो ये जो पहले से वेक्टर दिया गया है, ये वेक्टर पोजीशन वेक्टर नहीं है। वजह क्योंकि ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा। तो अगर हम इसको ओरिजिन से स्टार्ट करें, ओके, यानी इस पोजीशन वेक्टर, अगर इस वेक्टर को उठाकर मैं यहां पर एडजस्ट कर दूं कि इसे ओरिजिन से स्टार्ट किया जाए, तो अब ये जो वेक्टर है ये पोजीशन वेक्टर कहलाएगा, पहले वाले वेक्टर का पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। अच्छा, इसके बाद एक और बात है, पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? पैरेलल वेक्टर्स जस्ट जिनकी डायरेक्शन सेम हो, सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर कहलाते हैं। मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकती है और मैग्नीट्यूड सेम नहीं भी हो सकती। देखिए कैसे, मसलन मैं यहां पर
एक वेक्टर पहले ड्रा करता हूं, ये रहा हमारे पास एक वेक्टर ए, और फिर मैं इसी वेक्टर की एक कॉपी बना लेता हूं सी। ओके, तो अब ये जो दूसरा वेक्टर मैं यहां पर साथ में ड्रा कर रहा हूं, ये इस पहले वाले वेक्टर के आल्दो इक्वल है, लेकिन साथ साथ हम इसको कह सकते हैं दिस इज पैरेलल। ओके, और ये जो वेक्टर अभी मैंने बनाया है, ये भी पहले वाले वेक्टर के पैरेलल है। इनकी पोजीशन कुछ भी हो सकती है, यहां पर भी हो सकता 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 है। इसका मतलब यह है सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड पे फर्क पड़ता है, डायरेक्शन सेम रहती है, तो उसको पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। अच्छा, समटाइम्स ये भी किया जाता है कि इस पैरेलल को एंटी पैरेलल भी ले लिया जाता है। यानी देखें यहाँ पर ये जो वेक्टर है पहले वाले वेक्टर के बिल्कुल साथ साथ लगता दिखाई देता है, लेकिन इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई है, तो इसको भी बाजुकात पैरेलल वेक्टर कह दिया जाता है, और बाजुकात इसको स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि दिस इज एंटी पैरेलल, यानी उसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो ये उस कंटेक्स्ट पर डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरह से देख रहे हैं, या कौन सी बुक फॉलो करके किस तरह से आप उसको टैकल करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये तो थी बड़ी बेसिक सी डेफिनेशंस। अब अगर हम बात करें एडिशन ऑफ वेक्टर्स की, तो वेक्टर्स को ऐड करने का जो तरीका है वो हेड टू टेल रूल ही सबसे बेहतर तरीका है। हेड टू टेल रूल क्या है जी? ये हम एक पहला वेक्टर ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज द वेक्टर ए। एक और वेक्टर ले लेते हैं वेक्टर बी, वो यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां तक चला गया। ओके, तो अगर ये वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी था, तो इनका जो सम है वो एक ऐसा वेक्टर होगा जो ए की टेल्स से से स्टार्ट होगा और वेक्टर बी के हेड तक चला जाएगा। तो ये वाला जो वेक्टर है ये कहलाता है ए प्लस बी। और इस तरह से ऐड करने का जो तरीका है ये हेड टू टेल रूल कहलाता है। इसके अलावा यहाँ पर ट्राइंगल, पैरेललोग्राम, पॉलीगोनल लॉ इस तरह से मौजूद हैं। तो ओवरऑल बात यही है कि आपके पास जितने भी वेक्टर्स मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल एक वेक्टर ये है, इसको हम वेक्टर कह देते हैं A1। ओके, एक और वेक्टर हम ले लेते हैं A2, यानी अगर हम दो से ज्यादा वेक्टर्स ऐड करने में इंटरेस्टेड हैं तो फिर इस तरह से चलें। इस वेक्टर को हम कह देते हैं दिस इज वेक्टर A2। एक और वेक्टर मौजूद है A3, तो हम इसी को थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, ये रहा A3। ओके, और इस तरह इसको बढ़ाते बढ़ाते फॉर एग्जांपल हमारे पास टोटल 6 वेक्टर्स हैं, तो चलें इसी को हम आगे बढ़ा देते हैं। सो यहाँ पर एक और वेक्टर बना देते हैं A4। उसकी पोजीशन इस तरह से एडजस्ट करते जाएं कि उनको हेड टू टेल रूल मिलाते जाएं, दिस इज A4। फिर एक ले लें A5, लाइक दिस इज A5, तो ये होगा A5 वेक्टर। और एक और वेक्टर है A6, तो मान लें कि ये वाला वेक्टर जो है ना ये A6 है। तो जो सम है इनका वो क्या होगा, यहां से पहले वेक्टर की टेल को आखिरी वेक्टर के हेड से मिलाया जाएगा। तो ये जो वेक्टर है अभी जो मैंने बनाया है, अगर मैं इसका कलर चेंज कर दूं, तो ये जो आखिरी वाला वेक्टर है, चले छोड़ें जो भी है, यानी मैं इसको थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ। तो ये जो आखिर पे वेक्टर बनाया गया, ये पहले वाले तमाम वेक्टर्स का सम होगा। इसको हम लिख सकते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 एंड प्लस A6। तो सम करने का असल तरीका यही है कि हेड टू टेल रूल उनको मिलाते चले जाएं। अगर आपके पास 5 वेक्टर्स हैं तो वो पेंटागन होगा, पेंटागन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहलाएगा। अगर 4 हैं तो वो स्क्वायर बनाएगा, 3 है तो ट्राइंगल बनाएगा, और इस तरह से जितनी मर्जी वेक्टर्स हों उनको एक्सटेंड किया जा सकता है। अच्छा, ये तो है एडिशन का रूल। अब वेक्टर्स की एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन से मुराद ये है कि हम किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। हमारे पास एक वेक्टर ए है, हम उसे 5 से मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं, तो होगा क्या, जस्ट उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 5 गुना बढ़ जाएगी। मसलन ये था ना हमारे पास वेक्टर ए, तो इसी वेक्टर ए की जो लेंथ है वो पहले से 5 गुना बढ़ा दी जाएगी। ओके, यानी जितने से आप मल्टीप्लाई करते हैं उसकी लेंथ उतनी बढ़ जाती है। अच्छा, और अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं, -5a से मल्टीप्लाई करवाएं, तो फिर क्या होगा, फिर वेक्टर यही होगा, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगी। ओके, यानी यही वेक्टर लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के साथ।
ओके, सो दिस इज -5a। तो जैसा कि हम जानते हैं नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से क्या फर्क पड़ता है, उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। तो क्योंकि हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवा चुके हैं तो इसका मतलब उसकी लेंथ तो उतने गुना बढ़नी है। अगर हम 0.5a करते हैं तो इसका मतलब यह है कि उसकी लेंथ 1/2 टाइम बढ़ जाएगी, यानी वो बेसिकली हाफ हो जाएगी पहले से। अच्छा, अब वेक्टर्स को अभी तक तो हम ज्योमेट्रिकली देख रहे थे, लेकिन अगर हम उसके कंपोनेंट वाइज उसको देखें तो किसी भी वेक्टर को अगर हम 2D में देखें तो यूं लिखते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू A1i प्लस A2j। व्हाट इज आई एंड व्हाट इज जे? अब ये आई और जे का क्या मतलब है, जरा इसको मैं थोड़ा सा बता दूं और फिर आपके क्वेश्चंस भी देखता हूं। लाइक ये है हमारे पास कार्टेशियन प्लेन, और यहां पर हम बात करते हैं एक वेक्टर की। अगर कोई भी वेक्टर लिया जाए यहां पर तो सबसे पहले हम ये कर सकते हैं कि उसका पोजीशन वेक्टर बना लें। अच्छा, ये अगर उसका पोजीशन वेक्टर बना लिया जाए तो अब इस वेक्टर को हम किस तरह से लिख सकते हैं? दिस इज द वेक्टर, फॉर एग्जांपल दिस इज वेक्टर ए, वेक्टर ए। तो इसके कुछ कंपोनेंट्स होंगे ये वाले, यानी हम कुछ अलोंग एक्स एक्सिस हमने मूव किया और कुछ अलोंग वाई एक्सिस मूव किया। तो अगर अलोंग एक्स एक्सिस हमने A1 यूनिट मूव किया और अलोंग वाई एक्सिस हमने A2 यूनिट मूव किया, तो इसका मतलब ये है कि अलोंग एक्स एक्सिस हम A1 यूनिट्स चले। तो अगर एक यूनिट को हम आई से रिप्रेजेंट करें अलोंग एक्स एक्सिस, यहां से यहां तक अगर एक यूनिट का फासला हो तो ओरिजिन से लेकर यहां तक जो बनने वाला वेक्टर है उसको आई हैट या जस्ट आई भी लिखते हैं। और अगर वाई एक्सिस के अलोंग यहां से यहां तक 1 यूनिट हो तो उसको हम वेक्टर जे लिखते हैं। ये यूं लिख देते हैं, हैट हैट यूनिट वेक्टर के ऊपर लिखा जाता है। तो चूंकि वाई एक्सिस के अलोंग हम A2 यूनिट गए इसलिए A1i प्लस A2j। बेसिकली दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आई एंड जे। आगे हम लीनियर कॉम्बिनेशन भी देखेंगे। और अगर हमारे पास स्पेस में हो कोई वेक्टर तो उसको हम लिख देते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू A1i प्लस A2j प्लस A3k। चूंकि वहां पर 3 डायमेंशन होती हैं, अलोंग एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर आई है, अलोंग वाई एक्सिस यूनिट वेक्टर जे होता है, और अलोंग जी एक्सिस जो यूनिट वेक्टर उसको हम के से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अच्छा, तो अगर वेक्टर इस तरह का हो तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो उस सूरत में मैग्नीट्यूड कल भी हम देख चुके हैं कि वो इक्वल होगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, यानी कंपोनेंट्स के स्क्वायर्स को ऐड करें और उसका स्क्वायर रूट ले लें तो हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाता है। तो कंपोनेंट वाइज वेक्टर्स इक्वल तब होंगे जब उनके कंपोनेंट्स भी इक्वल हों। लाइक अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है जो कि इक्वल है A1i प्लस A2j प्लस A3k, और एक और वेक्टर है वेक्टर बी जो कि इक्वल है B1i प्लस B2j प्लस B3k। तो अगर ये दोनों वेक्टर्स इक्वल हों, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन A1 इज इक्वल टू B1, A2 इज इक्वल टू B2 एंड A3 इज इक्वल टू B3, यानी उनके कंपोनेंट सेम सेम होंगे तब वो वेक्टर्स इक्वल होंगे। और अगर हमें किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर बनाना हो तो क्या करेंगे? उसके जस्ट तमाम जो यूनिट्स हैं, जो उसके तमाम कंपोनेंट्स हैं, उनके सिंबल्स बदल दिए जाएंगे। और अगर हमें कोई वेक्टर गिवन हो, वेक्टर ए फॉर एग्जांपल गिवन, और हमें यहां से इसका यूनिट वेक्टर बनाना हो तो यूनिट वेक्टर को ए हैट से हम रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम बोलेंगे दिस इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, in the direction of vector A. So A hat will be equal to vector A divided by magnitude of vector A। अब इसका मतलब क्या है, जरा अगर हम यहाँ पर ये वेक्टर ड्रा करें, फॉर एग्जांपल दिस इज वेक्टर A, और इसकी जितनी भी लेंथ है, हम अगर हमें इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, यानी यहां से यहां तक का अगर फासला 1 है, तो ये वाला जो वेक्टर होगा ना, ये वेक्टर होगा वेक्टर A हैट। तो दिस इज इक्वल टू वेक्टर A ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A। ओके, मैं जरा क्वेश्चंस देख लूं फिर आगे चलते हैं। अगर वेक्टर हो डिफरेंट डायरेक्शन ऐड कैसे होंगी? ओके ओके ओके। मैं इसको ना जरा सेपरेट यहाँ ले जाता हूँ एक पेज पे।
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, आपने पूछा है मद ने कि दो वेक्टर्स हों और उनकी डायरेक्शन सेम ना हो, तो हम सेम तो पहले ही नहीं ले रहे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द वेक्टर ए। ओके। एक और वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर बी। फॉर एग्जाम्पल दिस इज वेक्टर बी। एक और वेक्टर ले लें सी, ये रहा सी। और एक और वेक्टर ले लें डी, जिसकी डायरेक्शन ये है। ओके। तो हमें इनका सम फाइंड करना है। सम कैसे मिलेगा? ये थोड़ी सी यहाँ पे इसको रख लें। तो जो रूल मैंने बताया है वही एप्लीकेबल है, यानी पहले के हेड को, पहले की टेल को आखिरी के हेड के साथ जाकर मिला दें, बस। तो ये जो, अगर फॉर एग्जांपल पहले वाला वेक्टर ये ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है और ये वेक्टर डी है, तो ये जो आखिरी वाला वेक्टर मैंने बनाया है, यहां से यहां तक जो जा रहा है, ये है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। जो मर्जी उनकी डायरेक्शन हो, बस उनके पोजीशन वेक्टर, यानी उसी वेक्टर को उठाएं, हेड टू टेल रूल एडजस्ट करें और उनका सम फाइंड कर लें। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर सर, जी मैं मल्टीप्लीकेशन की तरफ आ रहा हूं। यानी इस मीटिंग के एंड पर हम यही चीजें डिस्कस करने वाले हैं कि मल्टीप्लाई कैसे किए जाए दो वेक्टर्स को। दो तरह की मल्टीप्लीकेशन है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन और वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, तो उसको हम डिटेल में देखते हैं अभी, बस थोड़ी ही देर के बाद। अच्छा, और अगर हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन की बात करें, तो सब्ट्रैक्शन कैसे होगी? एक्चुअली सब्ट्रैक्शन जो है वो एडिशन ही होती है विद द नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल हम अगर ये चाहते हैं वेक्टर ए में से वेक्टर बी को माइनस किया जाए, तो हम ऐड कर देते हैं वेक्टर ए और नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी को। फॉर एग्जाम्पल दिस इज वेक्टर ए। ओके। और ये है हमारे पास वेक्टर बी। ओके। यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी इस तरह के हैं। ये रहा वेक्टर ए और ये रहा वेक्टर बी, और हम चाहते हैं ए माइनस बी फाइंड करना, तो क्या करें? सबसे पहले तो इस बी का नेगेटिव लें। ओके। नेगेटिव लेने का मतलब ये है कि इसी को रोटेट करवा दें 180 डिग्री पे, यानी उसके अपोजिट ले जाएं। ओके। अब ये क्या बन गया? ये वाला जो वेक्टर है ये माइनस बी वेक्टर है, और हमने इन दोनों को ऐड करना है, यानी ए और माइनस बी को ऐड करेंगे तो ए माइनस बी मिल जाएगा। सो ये माइनस बी वाला वेक्टर लें, और इसका ए और माइनस बी को ऐड करना है, तो यहाँ हेड टू टेल रूल फिर दोबारा से मिला दें ये। तो ये वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी ऐड हो रहे हैं। ऊपर वाला वेक्टर ए है और नीचे वाला वेक्टर माइनस बी है, तो यहां से यहां तक जो वेक्टर बनेगा दैट विल बी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो बेसिकली जो सब्ट्रैक्शन है वो एडिशन ही है, और इसमें कोई रूल नहीं है। अच्छा, अगर हम बात करें स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, कंपोनेंट वाइज इससे क्या मुराद है? तो अगर हमें किसी स्केलर के साथ वेक्टर को मल्टीप्लाई करवाना है, तो वो स्केलर उस वेक्टर के तमाम कंपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो के ए मीन्स दैट Ka1 I प्लस Ka2 J एंड प्लस Ka3 K। के क्या है यहाँ? के जो पहले वाला के है वो कोई नॉन जीरो कांस्टेंट है, जबकि ये जो आखिरी वाला के है ये यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ के, और सॉरी इन द डायरेक्शन ऑफ जी। ओके। तो एक बात और है जिसे हम रेशो फार्मूला भी बोलते हैं, वो क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। जरा इसको, मतलब मैं इसे नाम ही दे रहा हूं रेशो फार्मूला, या इसको लैम्डा म्यू थ्योरम भी बोलते हैं मैकेनिक्स में। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं जी। एक ये वेक्टर है, दिस इज द वेक्टर एक्स, एक्स वेक्टर है। और एक और वेक्टर है वेक्टर वाई। यहां से वो स्टार्ट होता है और यहां तक वो चला जाता है। ये वेक्टर है वाई। ओके। हम एक लाइन सेगमेंट लेते हैं जो इनके टेल्स को आपस में मिलाती है। हम वेक्टर नहीं बल्कि एक लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं जो इनके एंड पॉइंट्स को मिला रही है।
और इसके ऊपर हम कोई सा भी एक पॉइंट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर हम एक पॉइंट लेते हैं, मान लें ये रहा एक पॉइंट। ओके, इसको हम पॉइंट कह देते हैं। चलें, इनको भी हम कुछ पॉइंट्स असाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज पॉइंट पी, दिस इज पॉइंट क्यू, और यहां पर हम पॉइंट ले लेते हैं आर। अब ये जो आर है, ये पी क्यू सेगमेंट को, लाइन सेगमेंट को कुछ हिस्सों में बांट देता है। मान लें कि वो जो इसके पार्ट्स करता है, एम पार्ट्स इस तरफ है और एन पार्ट्स इस तरफ है। यानी पी से आर तक का डिस्टेंस अगर एम है और आर से लेकर क्यू तक का डिस्टेंस एन है, तो हम वेक्टर ओ आर यहां से बना सकते हैं। वेक्टर ओ आर क्या होगा? ओके, ये जो वेक्टर ओ आर है, एक मिनट, ये शायद थोड़ा सा ठीक नहीं बना, लेकिन आप देख लीजिएगा, कोई नहीं, इसमें कोई ऐसा बड़ा मसला। तो वेक्टर ओ आर इक्वल होगा, वेक्टर ओ आर दैट विल बी इक्वल टू एम वेक्टर वाई प्लस एन वेक्टर एक्स एंड डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। यानी ये जो m है, इसको इस वेक्टर y के साथ मल्टीप्लाई करें, इस n को इस वेक्टर x के साथ मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर दें m प्लस n के साथ। तो ये हमारे पास रेशो फार्मूला है, और ये रेशो फार्मूला तब है जब पॉइंट इंटरनली टच कर रहा है। एक और फार्मूला भी यहाँ पर मौजूद है कि अगर पॉइंट आर जो है वो एक्सटर्नली टच कर रहा हो इस लाइन सेगमेंट को, तो फिर भी इस तरह का एक फार्मूला बनाया जा सकता है। मैं उसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि वो भी इसी का एक स्पेशल केस है। यानी अगर आप उसको अंडरस्टैंड करना चाहें, अगर ये आता है, तो उसको भी देखा जा सकता है। यानी उसको सेपरेटली समझने की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स इन स्पेस। स्पेस में ऐसा ही है। अच्छा, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स इन स्पेस को पहले थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये होते क्या है। क्वेश्चन है कि सर डायरेक्शन कोसाइंस का कंसेप्ट भी क्लियर करवा दें। अहमद, कोई फर्स्ट ईयर की बुक में जो कुछ मौजूद है कुछ भी मैं नहीं रहने दूंगा, परेशान ना हो। डायरेक्शन कोसाइन अभी हमने डिस्कस करना है, क्योंकि वो 3D से रिलेटेड कंसेप्ट है, तो इसलिए अभी तक हमने उसको पेंडिंग रखा हुआ था। अभी तक हम मोस्टली 2D में डिस्कशन कर रहे थे। तो जब हम 3D की बात करते हैं, तो एक्चुअली हमारे पास तीन वेक्टर्स होते हैं, यानी हम 3 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं। तो 3 डायमेंशन यहाँ पर कोई बिल्डिंग नहीं है, तो मैं यहाँ बना देता हूँ। एक हमारे पास होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस, और एक होता है जी एक्सिस। ओके, यानी 3D में हम बात करने वाले हैं। ये रहा एक्स एक्सिस। ओके, या इसको यूं देखें, एक मिनट में, तीन पेंसिल्स को आप जोड़ लें परपेंडिकुलरली। यानी ये हमारे पास पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस थे। ओके, और जो जी एक्सिस था इसी के ऊपर परपेंडिकुलर था। यानी आप यूं समझें कि आपके पास जो पेज है जिस पर आप काम कर रहे हैं, उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करें। ओरिजिन के ऊपर पेन की निब रख दें, यानी पेंसिल की जो निब है उसे ओरिजिन के ऊपर रख दें और वो पेंसिल ऊपर सीधी कर दें। तो आपके पास तीन किस्म के एक्सेस बन गए। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपकी कॉपी में ही मौजूद है, और जो तीसरा जी एक्सिस है वो आपका वो मार्कर है, वो पेंसिल है जो आपने उसके ऊपर रखी है। तो अब चूंकि हम उसको यहाँ पर इस तरह से विजुअलाइज नहीं कर सकते, तो उसको यूं ड्रा किया जाता है। ये नीचे होते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। यानी क्या किया कि हमने उस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को नीचे की तरफ ये बना दिया, ये। यानी आपको जो कॉपी पर नजर आ रहे हैं वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इस तरह से मौजूद है, और ये वो आपकी पेंसिल है जो आपने उसके ऊपर निब रख दी है उसकी। तो ये जी एक्सिस है, तो एक्चुअली ये नीचे की तरफ भी जी एक्सिस होगा। तो अगर जी जीरो के इक्वल हो, तो इसका मतलब हम जस्ट एक्स वाई प्लेन में होंगे। यानी अगर जी जीरो हो, तो हम कहां पर मौजूद हैं? एक्स वाई प्लेन में हैं। अगर इसी तरह x जीरो हो जाए, तो इसका मतलब यह है कि ये खत्म, पीछे रह जाएगा y और z। तो इसका मतलब हम होंगे वाई जी प्लेन में। इसे आप अपने रूम में दीवारों की मदद से और फर्श और छत की मदद से भी समझ सकते हैं। अगर y जीरो के इक्वल हो, तो इसका मतलब उसमें y खत्म, सो एक्स जी प्लेन रह जाएगा। ओके, और अगर हम सिर्फ x एक्सेस पर बात करें,
तो y और z दोनों अगर जीरो हों, अगर y और z खत्म हो जाएं, तो इसका मतलब सिर्फ x एक्सिस रह जाएगा। इसी तरह अगर x और y दोनों जीरो हों, तो इसका मतलब हम सिर्फ और सिर्फ z एक्सिस पर मूव कर रहे होते हैं। और अगर x और z दोनों जीरो के इक्वल हों, तो इसका मतलब हम मूव करते हैं y एक्सिस के ऊपर। ओके। अगर मैं यहां पर एक क्यूब बनाऊं, क्यूब इस सेंस में कि ये रहा हमारे पास x एक्सिस y एक्सिस, ओके, ये रहे जी x एक्सिस, y एक्सिस, और ये हुआ z एक्सिस। ओके। मैं ना यहाँ एक क्यूब बनाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं ताकि इसको विजुलाइज करने में थोड़ी सी आसानी हो। अलोंग एक्स एक्सिस हम 1 यूनिट चलते हैं। यहाँ पर मान लें कि ये है जी 1 यूनिट। तो ये जो पॉइंट है, चूंकि हम अलोंग एक्स एक्सिस अभी तक मौजूद हैं, किसी और एक्सिस के अलोंग गए ही नहीं, तो ये पॉइंट होगा 1 0 0। इसी तरह अलोंग वाई एक्सिस अगर हम 1 यूनिट ले लें, यानी यहीं से अगर हम अलोंग वाई एक्सिस 1 यूनिट चलें, मान लें कि ये रहा 1 यूनिट, तो यहां पर अब हम एक्स और वाई प्लेन में मौजूद हैं। सो 1 0, सॉरी, एक्स के अलोंग भी हम 1 यूनिट मूव कर चुके हैं और वाई के अलोंग भी 1 यूनिट मूव कर चुके हैं, तो ये 1 1 0 होगा। और अगर हम इसे y के साथ मिला दें, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये चूंकि जस्ट y एक्सिस पर मौजूद है, तो इसका y कंपोनेंट 1 है, z कंपोनेंट और x कंपोनेंट 0 होंगे। अच्छा, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर हम ऊपर की तरफ 1 यूनिट चले जाएं, लाइक z के बिल्कुल पैरेलल, मान लें कि ये वाला वो पॉइंट है कि हम z के अलोंग भी 1 यूनिट आ गए, तो ये पॉइंट कौन सा होगा? 1 1 1 होगा। यानी अलोंग x एक्सिस 1 यूनिट, फिर अलोंग y एक्सिस 1 यूनिट, और फिर अलोंग z एक्सिस 1 यूनिट। अच्छा, अगर हम यहां पर 1 यूनिट मूव करते जस्ट z के अलोंग, तो वो कुछ यहां पर बनता। हम्म ये पॉइंट कौन सा होता? 0 0 1, क्योंकि हम जस्ट अलोंग वाई एक्सिस थे। अच्छा, अगर इसी से हम वाई एक्स के पैरेलल चले जाएं, एक्स के पैरेलल अगर हम 1 यूनिट चलें, तो कुछ यहां पर पहुंचेंगे। ये वाला पॉइंट कौन सा बनेगा? क्योंकि अब हम एक्स जी प्लेन में मौजूद हैं, तो एक्स कंपोनेंट 1, वाई कंपोनेंट 0 और जी कंपोनेंट भी 1। ओके, मैं इसको इसके साथ मिला देता हूँ, और इसको इसके साथ भी मिला देता हूँ, इसको भी मिला देता हूँ। नो नो नो, ये नहीं मिलाते हैं। अच्छा, अब हम अगर वाई जी प्लेन में ट्रेवल करें, यहां से 1 यूनिट अगर हम अलोंग वाई एक्सिस चले जाएं, तो ये वाला हमें एक पॉइंट मिलेगा। ये पॉइंट कौन सा होगा? क्योंकि हम वाई जी प्लेन में हैं, तो इसलिए इसका एक्स कंपोनेंट 0 होगा। और मैं इसको यहां पर मिला देता हूं, और इसको इसके साथ मिला देता हूं। तो ये हमारे पास एक यूनिट क्यूब बन चुका है, एक ऐसी 3D शेप जिसकी हर साइड लेंथ 1 की है। ओके, तो अब यहां पर यूनिट वेक्टर्स भी हैं। अलोंग एक्स एक्सिस जो यूनिट वेक्टर यहां से यहां तक बन रहा है, उसको हम आई कह रहे हैं। अलोंग वाई एक्सिस जो यूनिट वेक्टर बन रहा है, उसको हम ये कहेंगे। और अलोंग जी एक्सिस जो यूनिट वेक्टर होगा, उसको हम के कहेंगे। तो इस तरह 3D में कोई भी अगर वेक्टर लिया जाए, तो वो एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स, आई, जे और के रिप्रेजेंट किया जाएगा। यानी किसी भी वेक्टर ए को हम यूं लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू A1 I कंपोनेंट प्लस A2 J कंपोनेंट एंड प्लस A3 यूनिट वेक्टर के। और बाकी सारी डेफिनेशन सेम है। इक्वल वेक्टर्स के लिए कंपोनेंट्स इक्वल होंगे, नेगेटिव के लिए तमाम के साथ नेगेटिव आ जाएगा, मैग्नीट्यूड के लिए तमाम कंपोनेंट्स की स्क्वायर्स लेकर उनको स्क्वायर रूट ले लेंगे, ऐड करके स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो बाकी सारी चीजें वैसी ही हैं, तो आप बुक से देख सकते हैं, मैं इनकी प्रॉपर ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। ओके। तो अब हम ये मीटिंग तो यहीं पर खत्म हो रही है, क्योंकि इसमें सिर्फ 1 मिनट रहता है। तो 10 मिनट के बाद जो दोबारा नई मीटिंग होगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे डायरेक्शन कोसाइंस को, स्केलर प्रोडक्ट को, वेक्टर प्रोडक्ट को, और इनकी कुछ एप्लीकेशंस को भी। ओके जी, मैं मीटिंग यहीं खत्म कर रहा हूँ अभी, वैसे 1 मिनट है। तो नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं इंशाल्लाह।